रिसर्च, इससे पहले जो हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रॉब्लम देखा, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू द रिसर्च डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर एक स्टडी कंडक्ट करनी है तो उस स्टडी कंडक्ट करने के लिए उसे स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अटेंड करना है, अचीव करना है, उनके लिए किस तरह से अलग अलग डेटा कलेक्ट करना है, उन डेटा कलेक्शन के बाद हमें उसे एनालिसिस किस तरह से करना है, ऐसे सभी अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर करना मतलब हमारे एक्चुअल रिसर्च की डिज़ाइन प्रिपेयर करना होता है। ये डिज़ाइन किस तरह से होनी चाहिए, क्या होती है, इनके लिए हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ में फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। ये सभी पार्ट्स हम लोगों को क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉर्मली जब हम लोग एक पर्टिकुलर रिसर्च या स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उनके लिए अच्छे से रिसर्च डिज़ाइन क्या ज़रूरी होती है, किस तरह से ज़रूरी होती है, एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के फीचर्स क्या होंगे, ये हमें जानना और समझना बेहद ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होना चाहिए, हमारे खुद के लिए नहीं, राइट। तो जो हमारे खुद के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो इक्विटी रिसर्च, दैट इज अनदर पार्ट, बट इफ यू आर working or if you are providing the services of the equity research then it is most important thing कि आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या आपने जो रिसर्च प्रोवाइड करनी है वो वैल्यूएबल हो, राइट। तो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग लेते हैं फर्स्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द conceptual structure. The conceptual structure within which the research is going to be carried out is known as a research design. Conceptual structure मतलब क्या कि एक तरह से एक ब्लूप्रिंट हमारे इंटायर स्टडी की वो होती है हमारी रिसर्च डिजाइन. It requires that a researcher find out the type of data required for testing and evaluating the theory. Research design carries an important influence on the reliability of the results attained. रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, एक अलग तरीके से मतलब जो हम लोगों को स्टडी कंडक्ट करनी है उस स्टडी के जो इम्पोर्टेंस होंगे या उस स्टडी के जो रिजल्ट्स आने वाले होंगे उस पर हमें रिलाई करना है या नहीं करना है, ये हमारी रिसर्च डिज़ाइन से पता चलता है या फिर उस रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे ही उसका रिलेवेंस डिपेंड होता है या रिजल्ट्स डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त हम लोगों को इक्विटी मार्केट के रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करना है या स्टडी कंडक्ट करनी है और उसमें से बेस्ट अवेलेबल स्टॉक्स to buy at a certain point of time to gain a satisfactory return, ये अगर हम लोगों का टारगेट होगा तो उसके लिए हम लोगों को बाइंग एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स बाइंग एटीट्यूड, ओवरऑल मार्केट सेगमेंट्स, ओवरऑल मार्केट फ्लक्चुएशंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल न्यूज़, इस तरह के सभी अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे और इन कंसीडरेशंस के लिए हम लोग को हमारे रिसर्च डिज़ाइन में जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों के वहाँ पे आने चाहिए और वो अचीव भी होने चाहिए, तभी जाके हम लोग इक्विटी मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए अच्छी खासी रिजल्ट्स वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट किए थे जून के एंडिंग में, तब ऐसे ही हम लोगों ने नॉर्मल जब टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीख रहे थे तब मैंने आप लोगों को कहा था कि मनप्पुरम फाइनेंस एक कंपनी है जिसकी तब की वैल्यू 1 मंथ बिफोर तब की वैल्यू 160 या 150 इस रेंज में, 150 to 160 इस रेंज पे ट्रेड कर रही थी। तब जाकर मैंने आप लोगों को कहा कि इस पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करना अभी फायदेमंद रहेगा टू द टारगेट कितना था, अप टू 200। और अगर हम लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशंस में उसी पर्टिकुलर मनप्पुरम फाइनेंस ने 214 एंड 15 के टारगेट्स अचीव किए थे। अब मेरी स्टडी या मेरा रिसर्च इसके लिए क्या डिफाइन करता था
कि पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए मनप्पुरम फाइनेंस सजेस्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट था। अलग अलग फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग फाइनेंस कंपनीज के आने वाले रेगुलेशंस में चेंजेस, अलग अलग जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर है उसमें आने वाले मॉडिफिकेशंस, साथ ही साथ में इंडिविजुअल मनप्पुरम फाइनेंस की जो टेक्निकल एनालिसिस थी, उन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आने वाले रिकंटिन्यूइंग पैटर्न्स, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। ये सभी फैक्टर्स अचीव करके पैरामीटर्स में मैक्सिमम टिक्स वहां पर दिख रही थी कि अच्छी खासी सैटिस्फैक्टरी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे? सो इन दैट केस वहां पे हम लोगों को ज्यादातर प्रॉफिट मिल सकता है या फिर ये स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हमारे रिजल्ट्स थे और उन्हीं बेसिस पे, रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे हमारे रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी मिले। तो यही हम लोगों को रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त सोचना होता है कि जो कोई भी हम लोग डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके बेसिस पे हमारे रिजल्ट उसी तरह के मिलने वाले हैं, विच मस्ट बी रिलायबल, right? A research design or a plan in advance of a data collection and analysis for our research project. Research design stands for the advanced planning of the methods to be adopted for the collecting the relevant data and the techniques to be used in their analysis, keeping in view the objectives of the research and the availability of the staff, टाइम एंड मनी, दैट इज रिसोर्सेस। तो इस तरह के रिसर्च डिजाइन जो हम लोग हमारी डेटा कलेक्शन की मेथड्स और डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स, इन सभी को एडवांस में जब प्लान करते हैं उसे हम लोग रिसर्च डिजाइन कहते हैं, राइट? इस रिसर्च डिजाइन के नीड एंड इम्पोर्टेंस, इस रिसर्च डिजाइन के नीड एंड इम्पोर्टेंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो इनके लिए ज्यादातर डीपली स्टडी हम लोगों को नहीं करना है, टू द पॉइंट हम लोग सीखेंगे। पहला, नीड। रिसर्च डिजाइन इज नीडेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ सेलिंग ऑफ वेरियस रिसर्च ऑपरेशन, thereby making us research as efficient as possible, yielding a maximum information with a minimum expenditure or effort, time and money. Normally रिसोर्सेज पर ज्यादा एक्सपेंसेस ना करते हुए हम अच्छी खासी इंफॉर्मेशन गेन करें और अच्छे खासे रिटर्न्स गेन करें, यही हमारी वहां पर इंपॉर्टेंस नीड रहेगी, राइट? रिसर्च डिजाइन हैज अ सिग्निफिकेंट impact on the reliability of the results obtained, in thus act as a firm foundation of the entire research. Significant impact of reliability of results मतलब नॉर्मली जब हम लोग रिसर्च डिज़ाइन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम लोगों को इक्विटी स्टॉक के बारे में बाइंग सिग्नल्स या बाइंग सजेशंस हमारे क्लाइंट्स को देने होंगे तो हमें डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट करना होगा, और उन्हीं पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए जो डेटा हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना होगा। उसे कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हमें अडॉप्ट करनी होगी वो हम लोगों को प्रॉपरली फ्रेम करनी होगी, और उन्हीं कलेक्टेड डेटा पे एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर टेक्निक भी होनी चाहिए। ये सभी हमारे रिसर्च डिजाइन की नीड है। अगर हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो ज्यादातर होगा क्या? अगर हम लोग इस तरह से रिसर्च डिजाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जो हम लोग रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं वो मे और मे नॉट बी रिलायबल होगा, राइट? इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स इतने सारे हैं। इट मे रिजल्ट, zoom it first, एक के बाद एक इंपॉर्टेंस। It may result in the preferred kind of study with a helpful conclusion. जो हमारी नॉर्मल स्टडी की जो टेक्निक्स होती हैं उनके बेसिस पे एक हेल्पफुल कंक्लूजन हमें रिसर्च डिजाइन के थ्रू मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
इट रिड्यूसेस द इनएक्यूरेसी। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को मैंने पूछा कि आप लोगों को इंटरनल एग्जाम में पास होना है, तो आप इंटरनल एग्जाम में पास होने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि सर सिलेबस क्या है। ओके, सिलेबस जो फाइनल हो गया, सर किस बुक में से पढ़ना है, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, सर उस बुक में से ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, प्रैक्टिकल्स रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इतना होने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को पूछने के बाद आप क्या करोगे, आप जो बताए हुए या फिर डेटा कलेक्ट करने के लिए आप बुक्स में से पढ़ना शुरू करोगे। बुक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज है विच इज रिलेटेड टू द सिलेबस, आप उसी को पढ़ोगे। जो इररिलेवेंट है उसे आप लोग स्किप कर दोगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा आपको कि आपको अच्छे से पास होना है, तो अच्छे से पास होने के लिए ज़्यादातर स्टडी करना ज़रूरी होगा। तो ज़्यादातर स्टडी करने के लिए आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ज़्यादातर 3 बार भी पढ़ सकते हो, राइट। तो 3 बार पढ़ के आप लोग एक शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे या फिर जो एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करोगे। क्यों? टू अटेन द मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और इनएक्यूरेसी या गलत जवाबों के लिए वहां पे ज्यादातर चांसेस ना हो, इसलिए आप ट्राई करोगे, राइट। यही हमारी रिसर्च डिजाइन भी करती है। हम लोग पहले से अगर स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड काम करेंगे, तो हमें ज्यादातर इनएक्यूरेट डेटा या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन या इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। It helps to get a maximum efficiency and reliability. Reduce the wastage of time. Reduce the wastage of time कैसे होगा? अगर हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन अच्छे से नहीं किया तो ज्यादातर क्या होगा कि हम लोगों ने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया, उसे एनालाइज किया, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले या ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, फिर से डेटा कलेक्ट करना पड़ा, फिर से हम लोगों को वही एनालिसिस या एनालिसिस करना पड़ा, फिर से हम लोग फाइंडिंग सजेशंस निकालेंगे। अगेन अगर नहीं मिला उस तरह का डेटा तो हम लोगों को वहां पे यही प्रोसेस रिपीटेटिव करनी पड़ेगी, जिससे हमारा टाइम और मनी भी ज्यादातर लॉस हो सकता है। देन रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन एंड अ प्रैक्टिकल हैजार्ड रिलेटेड टू द एनी रिसर्च प्रॉब्लम। कंफ्यूजन किस तरह से हो सकता है? कंफ्यूजन एक स्टेप के बाद में अगली नेक्स्ट स्टेप कौन सी लेनी होगी, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ज्यादातर दिमाग में क्या बैठना होगा कि हमारे पास में ऑलरेडी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर चैनल्स, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से क्वेश्चन आने वाले, चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन आया तो वो कौन से अलग अलग टॉपिक पे से आ सकता है, चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया तो कौन से अलग अलग टॉपिक पे से आ सकता है, चैप्टर नंबर 1 में से अलग अलग टॉपिक में से सब पॉइंट ए है जिसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम लोग ज्यादातर उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऐसे स्टडी करते वक्त हम लोगों को क्या देखना होगा कि इस तरीके स्टडी हम लोगों को ज्यादातर फोकस करनी होगी और इन्हीं फोकसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। तो ऐसे सभी सिचुएशंस को हम लोग कंसीडर करके आने वाली डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर डेवलप करते हैं, राइट। तो ऐसे अलग अलग अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन्स हम लोगों को नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग वहां पे ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह की सभी अलग अलग इंफॉर्मेशन हम लोग इग्नोर करेंगे या फिर हमारे रिसर्च डिजाइन के बेसिस पे ही हम लोग आगे की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। Next thing which is related to the helpful for the correct collection of research material and testing hypothesis. रिसर्च मटेरियल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अलग अलग जो मटेरियल है उसे कलेक्ट करने के लिए वहां पे रिसर्च डिजाइन का इम्पोर्टेंस होता है। ये हाइपोथेसिस क्या होता है या टेस्टिंग मटेरियल क्या होता है या फिर रिसर्च मटेरियल क्या होता है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इट इज अ गाइड फॉर गिविंग रिसर्च द राइट पाथ। ऑब्वियसली अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड हम लोगों ने रिसर्च डिजाइन बना के रखी होगी तो हम लोग एक के बाद एक स्टेप अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग जो हमारी है जिसमें get rid of the bias and the managerial efforts। अलग अलग मार्जिनल और बायस ओपिनियंस जो होते हैं
उस तरह के ओपिनियंस नहीं आएंगे, ज़्यादातर हम लोगों के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे वही हम लोग वहाँ पे अटेंड करेंगे, उसी को हम लोग अचीव करेंगे। नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द provides an idea concerning the type of the resources needed in terms of the money, effort and time. Provides an idea concerning the type of resources needed in terms of money, effort and time. अलग अलग डिफरेंट एस्टिमेटेड हम लोगों को कितने पैसे लगने वाले हैं या फिर कितने हम लोगों को ज़्यादातर एफर्ट लेने होंगे, ये सभी हम लोगों को इस तरह की रिसर्च डिज़ाइन से पता चलता है। स्मूथ एंड एफिशिएंट सेलिंग जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा, मैक्सिमाइजेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, देन प्रोवाइड्स अ फर्म फाउंडेशन टू द एंडेवर। नेक्स्ट थिंग है जो कि है हमारी मिनिमाइजेस द रिलायबिलिटी, मैक्सिमाइजेस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, देन अवॉइड्स द मिसलीडिंग कंक्लूजन्स एंड थॉटलेस यूजलेस एक्सरसाइजेस। नॉर्मली जिस तरह की अलग अलग कंक्लूजन्स या फिर अलग अलग तरीके की क्या कहते हैं हम लोग उसे, डिफरेंट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो होंगी या फिर मिसलीडिंग टेक्निक्स जो होंगी उसे हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि किस तरह की रिसर्च हम लोगों को कंडक्ट करनी है, कौन सी डेटा हम लोगों को वहाँ पे कलेक्ट करनी है, कौन सी डेटा हमें अवॉइड करनी है, जिसके बेसिस पे आने वाले जो रिजल्ट्स कंक्लूजन्स होंगे वो हमारे रिलायबल हो, रिलेवेंट हो, राइट। नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू द second last point, provide an opportunity to anticipate the flaws and inadequacy and incorporates by the learning from the other people's critical comments and evaluations, right। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंस हमारे रिसर्च डिजाइन के होते हैं ये हमें याद रखने। देन फीचर्स के बारे में अगर हम लोग सीखें तो कौन कौन से फीचर्स गुड रिसर्च डिजाइन को हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छी रिसर्च डिजाइन है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स जिनमें आने वाला फर्स्ट पॉइंट, डिजाइन which minimizes the bias and maximizes the reliability of the data is constructed as a good design, right। Next thing, capable of obtaining the most reliable and valid data, reduce the inaccuracy, helps the researcher avoid making mistaken conclusions, adequately control the various threats of the validity, both internal and external। जो वेरियस थ्रेड्स मतलब कौन से होंगे कि नॉर्मली हम लोग जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च कंडक्ट करते वक्त जब हम लोग पायलट स्टडी करते हैं, पायलट स्टडी क्या होता है कि हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन कंडक्ट करने के लिए या में फ्रेम एरिया ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को एक एनालिसिस करने के लिए कि हमें डेटा मिल सकता है या नहीं, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए एक सैटिस्फैक्ट्री स्टडी हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग पायलट स्टडी कहते हैं। तो उन पायलट स्टडी के बेसिस पे हम लोग आने वाले डिफरेंट एस्पेक्ट वहाँ पे फ्रेम करते हैं, और उन्हीं को फ्रेम करने के बाद जब एडिक्वेटली हम लोगों के पास में डेटा अवेलेबल होता है तो हमारे पास में वही डेटा अवेलेबल होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करना चाहते हैं, राइट। जिनकी वजह से हम लोग सिलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा जो हम लोग करते हैं वो एग्जैक्ट करते हैं। जो इंटरनली जो हमारे डेटा कलेक्शन में मिसलीडिंग ऑफ डेटा और किसी अलग एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी रिसर्च को अगर कहीं पर चेंजेस करने पड़े तो इस तरह के अलग अलग कंट्रोल्स वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते एडिक्वेटली। जहाँ पर जितना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है वो हमें रिसर्च डिज़ाइन ज़्यादातर वहाँ पे अच्छे खासे से बना के दे सकता है। देन gives an idea regarding the resources required in terms of money, manpower, time and efforts। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन बनना चाहिए कि जहाँ से हम लोगों को ओवरऑल रिसोर्सेज के लिए लगने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देखा
प्रीवियस लेक्चर में कि शॉप ओनर्स से अगर हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है तो शॉप ओनर्स से डेटा कलेक्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी मैन पावर लगेगी, उनसे डेटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये एग्जैक्ट या फिर नियर टू दैट इंफॉर्मेशन हमें मिलनी जरूरी है, राइट। देन eliminates the bias and a marginal errors, जो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था रिसर्च डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड एंड इंपॉर्टेंस में। देन मिनिमाइजेस द वेस्टेजेस ऑफ टाइम, ये हमारे बेसिक फीचर्स है जो हमारे गुड रिसर्च डिजाइन के होते हैं। ज्यादातर गुड रिसर्च डिजाइन के कौन से फीचर्स नहीं होंगे, तो इन सभी को छोड़कर, ठीक है। तो एवरीवन, रिसर्च डिजाइन आप लोगों को सबको क्लियर? Everyone, yes or no? Yes, sir. Okay, the next point which is related to the data collection. अब रिसर्च डिजाइन जो हम लोगों ने की है वो हमें डेटा जो कलेक्ट करना है उसे जब एनालिसिस करना है इन सभी के लिए। व्हाट इज डेटा कलेक्शन? डेटा कलेक्शन के लिए बेसिक 3 पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, राइट। ये 3 पॉइंट हमारे इंट्रोडक्शन में है। बाकी टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम लोग आगे करके सीखेंगे। अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड अ डेटा कलेक्शन। सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज that has been systematically observed, recorded and organized. This process is called as a data collection. हमें जो रिसर्च प्रॉब्लम हम लोगों ने फॉर्म किया था उस रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिस पे हम लोगों ने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते वक्त उसे ऑब्जर्व किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, ऑर्गेनाइज किया होगा और फिर बाद में उसे हम लोग वहाँ पे स्टडी के पर्पज के लिए यूज में लेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग डेटा कलेक्शन कहते हैं। डेटा आर द बेसिक इनपुट्स टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ बिजनेस। Accurate data collection is essential to maintaining the integrity of the research, making informed business decisions and ensuring the quality assurance. Obviously, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मार्केट में नए से लॉन्च करना हो, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में नए से लॉन्च करना हो तो उस प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है उस डिमांड की फोरकास्टिंग करना जरूरी है। और डिमांड की फोरकास्टिंग करना मतलब कहीं ना कहीं से मार्केट में एक तो डिमांड क्रिएट करो या फिर अवेलेबल जो डिमांड है उसे एनालाइज करो। ये 2 ऑप्शन होंगे। डिमांड क्रिएट करने के लिए इफेक्टिव फैक्टर्स लगने पड़ेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज कि अगर डिमांड है और उसे एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा? तो जो पब्लिक, जो टारगेटेड पब्लिक होगी उस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट के लिए, उनसे हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसकी क्यों जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड पीरियड में हम लोगों को ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर थे उनकी ज्यादा डिमांड बढ़ती। ऐसे कॉन्सेंट्रेटर जिनकी प्राइस मार्केट में बिफोर 2019 हार्डली 8 to 9,000 रुपीज थी। एक छोटा सा यूनिट आता है, 8 to 9,000 रुपीज यूनिट थी, वो आज लगभग 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपीज तक मिलता है, राइट। क्यों डिमांड बढ़ी, क्यों इतनी प्राइस बढ़ी? ऑब्वियसली नीड थी, डिमांड थी, इसलिए, राइट। तो प्रोडक्ट नए से लॉन्च करने के लिए इस तरह की एनालिसिस करना जरूरी है। तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड था वो डेटा था डिमांड से रिलेटेड। तो उसे कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, ये वहां पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द पर्पस ऑफ द डेटा कलेक्शन। The purpose of data collection is to obtain the information. Data collection मतलब क्या? Data, what is data? Data, it is an information in a raw form to keep on a record, to make the decisions about the important issues, to pass the information on the others. याद है क्या हम लोगों ने प्रीवियस कुछ सेशंस में डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो निफ्टी 16,000 की लेवल्स क्रॉस करेगी,
राइट। और हम लोगों ने देखा भी कि 15,800, 15,750 या 15,850 इस रेंज पर निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही थी। अगर हम लोग थोड़ी देर पहले की बात करें, प्रीवियस लेक्चर की बात करें, तो 15,980 जो हाई पे ट्रेड कर रही थी, वहां से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस ज्यादा थे और नियर अपकमिंग फ्यूचर में हमें 16,500 की रेंजेस भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये कहां से मिलते होंगे? तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डेटा कहीं ना कहीं मैंने कलेक्ट किया होगा, उसे एनालाइज किया होगा, उसके ऊपर रिसर्च किया होगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को डिसीजंस या फिर अल्टीमेट गाइड आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। तो यही तरीका हम लोगों को इंडिविजुअल रिसर्च के लिए कंसिडर करना होता है। अब हम सबको क्वेश्चन नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट तो इक्विटी रिसर्च है लेकिन हम लोग सिर्फ रिसर्च सीख रहे हैं, नहीं। रिसर्च ये कॉमन है। इक्विटी रिसर्च जब आएगा तो इक्विटी रिसर्च के लिए आने वाले इंक्लूडिंग फैक्टर्स, एडिशनल फैक्टर्स वहां पे कंसीडर करने हैं, राइट। तो डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन क्या डेटा कलेक्ट करना है? तो इक्विटी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, वो होगा इक्विटी रिसर्च, राइट। Then the data is one of the most important and a vital aspect of the any research studies. क्या कहा था कि रिसर्च कॉमन रहेगा, उसके बेसिस पे जो एडिशनल थिंग्स पे हम लोग रिसर्च करने वाले हैं वो एडिशनल डेटा हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। कोई भी रिसर्च स्टडीज के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, कोई भी स्टडीज के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, वही हमारे लिए डेटा होता है। Researchers conducted in a different fields of the study can be different in the methodology, but every research is based on the data which is analyzed and interpreted to get information. Data is the basic unit in a statistical studies. Obviously statistical studies मतलब क्या? BFM में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? Say for example 60 to 70 numbers. Out of these 60 to 70 students कितने मेल है कितने फीमेल है? नंबर्स में आने वाले, सपोज फॉर एग्जांपल 60 में से 45 फीमेल थी, 15 मेल थे, राइट। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। मोर अप टू 75%, नियर टू 75% आर गर्ल्स और फीमेल एंड रेस्ट आर मेल और राइट। तो ये डेटा परसेंटेज फॉर्म में स्टैटिस्टिकल परसेंटेज के लिए, और इसी के बेसिस पे अगर हम लोग एडिशनल कुछ सीखना चाहें तो डिफरेंट नंबर्स में हम लोग इसे एनालाइज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है कि मुझे स्मार्टफोन यूज करने वाले BFM में से गर्ल्स स्टूडेंट्स कितनी है ये जानना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्वेश्चन जाके डायरेक्टली ओवरऑल कॉलेज को क्वेश्चन पूछूंगा क्या है? नहीं, मैं BFM के स्टूडेंट्स में जाऊंगा, BFM की क्लास में जाऊंगा, BFM की FY SY TY अलग अलग क्लासेस में जाऊंगा और अलग अलग क्लासेस में मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि कितनी गर्ल्स ऐसी है कि जो स्मार्टफोन यूज करती है। प्लीज रेज देयर हैंड्स, और जितने हैंड्स रेज होंगे मैं उन्हीं को काउंट करूंगा। इसमें कोई बॉय हाथ उठाएगा तो क्या होगा? पूरी क्लास हंसने लग जाएगी, राइट। तो मुझे स्टैटिस्टिकल नंबर्स जो होते हैं वो वहां से मिलता है। लेकिन जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे ऐसे डायरेक्टली हम लोग हर बार किसी क्लासरूम में जाके क्वेश्चंस नहीं क्रिएट कर सकते या पूछ सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग क्वेश्चन आए सर्कुलेट कर देते कि पहला क्वेश्चन होगा, आर यू BFM स्टूडेंट, यस और नो। अगर आप यस हो, स्टूडेंट हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लो। अगर नहीं हो तो आपके लिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, मेल हो तो यहीं पर आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि आप फीमेल हो, आप स्मार्टफोन यूज करते हो या नहीं। अगर यस देन टिक यस, अगर नो देन टिक नो। अगर ये क्वेश्चन आए मैं व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में सेंड कर दूं या फिर हमारे कॉलेज में सेंड कर दूं, तो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उन सभी में से ओवरऑल डेटा मुझे सभी स्टूडेंट्स का मिलेगा। लेकिन उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होगी?
तो only relevant information is the BFM students, the BFM girl students, the BFM girl students who uses the smartphones, राइट। तो ये डेटा कलेक्शन की ओवरऑल हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट मेथड या फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर ओवरऑल डेटा कलेक्शन इज द हार्ट और अ क्रक्स ऑफ द रिसर्च स्टडी, राइट। ऐसे कोई भी रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो, वो दो तरीके से होता है, एक तो क्वालिटेटिव नहीं तो क्वांटिटेटिव। हम लोगों ने ये पहले भी देखा है, क्वालिटेटिव जहां पर क्वालिटी मेंटेन की जाएगी और दूसरा जहां पर क्वांटिटी रहेगी। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आयर सेंड करूंगा। मुझे क्वालिटी डेटा चाहिए तो मैं सिलेक्टेड सैंपल्स को ऑब्जर्व करूंगा, राइट। तो ये थे हमारे डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उससे पहले आप लोग ये बताओ कि डेटा कलेक्शन आप लोगों को सबको क्लियर, एवरीवन? Yeah, sir. Yes, sir.